नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर संज्ञा, और संज्ञा में हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें अपने लास्ट 2-3 सेशंस में पढ़ ली हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद हमने यहाँ पर संज्ञा के रूप, उसके बाद हमने संज्ञा के भेद, और उसके बाद हमने यहाँ पर बताया कि किस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा का जो एक तरह से प्रयोग किया जाता है मैं, और दूसरा हमने यहाँ पर बताया जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो ये आप सभी ने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया है। लास्ट सेशन में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, तो एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे जो कुछ भी हमने पढ़ा है अपने लास्ट सेशन में, और उसके बाद आज हम भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। तो देखिए, बिल्कुल जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में क्लास अटेंड की थी उनके लिए तो सही है, जिन्होंने नहीं किया था वो लोग का भी आज यहाँ पर एक बार फिर से जो पाठ है वो हमारा रिवाइज हो जाएगा, जो टॉपिक है। और जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बहुत अच्छा है कि उन्हें एक बार अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगी चीजें। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। यहाँ पर हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था किस तरह से सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर देखिए आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा और क्या होती है जातिवाचक संज्ञा। दोनों कंफर्म होंगे तभी तो आप यहाँ पर उसके प्रयोग के बारे में पढ़ पाएंगे। तो देखिए, हमने कहा जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति का बोध न कराकर, क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा याद हुई, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी को भी याद नहीं है। यस, कुछ बच्चों को ही केवल याद है संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कौन बताएगा, हैंड रेज करेंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मैम संज्ञा के 3 भेद कौन होते हैं। कौन बताइए, कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यस, जातिवाचक संज्ञा और प्राणीवाचक संज्ञा। यस, संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया है कि जो संज्ञा होती है, लेकिन उनको हमने आगे 2 और भागों में भी डिवाइड किया है, जो है समूह या समुदायवाचक, और दूसरा है आपका द्रव्यवाचक। तो ये भी मैंने आप लोगों को लिखवाया था, आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। ये भी समूह का जो पूरे समूह का बोध कराता है, और द्रव्यवाचक में मैंने आपको बताया था जो पदार्थों का बोध कराता है। और प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पर आप लोगों को नोट भी करवाया है, आप लोगों ने नोट भी किया है, आप देख सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। ये है, आपको लिखवाए थे कक्षा, झुंड, भीड़, सेना, गुच्छा। सभी ने नोट डाउन किया होगा, ये अपनी कॉपी में नोट डाउन किया है कि नहीं किया है, इसको घर पर जाकर पढ़ें। उसके बाद बताया था यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा, ये भी आप सभी ने नोट डाउन किया है। तो बच्चे जो भी पढ़ते हैं उसको घर पर, जो भी यहाँ पर लिखते हैं उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। यस, तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और उसके बाद 2 और भेद बताए, समूह या समुदायवाचक, और तीसरा आपका अगला द्रव्यवाचक। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो देखिए, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति का बोध ना कराकर, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी विशेष प्राणी का जहां पर बोध होता है, ठीक है। किसी एक सबका नाम नहीं लेते, ना हम पूरे ग्रुप का नाम लेते, ना हम किसी समूह के बारे में बात करते, ना हम किसी जाति के बारे में बात करते, बल्कि हम क्या करते हैं, किसी एक, यहाँ पर न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण दोषों से युक्त, उसी व्यक्ति जैसे गुण दोषों से युक्त समस्त व्यक्तियों का बोध कराती है, तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यानी कि जब वो
कि एक व्यक्ति के बारे में ना कर आप उस व्यक्ति के गुणधर्म जैसे दूसरे बहुत सारे लोगों के बारे में बताती है, तो उसको कहते हैं कि वो अब जातिवाचक संज्ञा के रूप में एक तरह से यहाँ पर प्रयोग हुई है। तो एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको बताया था कर्ण महादानी था, नोट किया है ना सभी ने, कर्ण महादानी था। तो कर्ण सच में महादानी था और उसके बाद वो एक बहुत ही वीर था, परम वीर था। लेकिन आज के टाइम में यहाँ पर अगला जो सेंटेंस है, अगला वाक्य देखिए, ये आपको यहाँ पर क्लियर किया गया है। ये है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके आगे लिख सकते हैं आप, जहां पर आपने नोट डाउन किया है उसके आगे लिखेंगे आप, ये है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा और ये है आपकी जातिवाचक संज्ञा। और ये कैसे बनी ये भी मैंने क्लियर किया था आप लोगों को लास्ट सेशन में, कि कर्ण महादानी था और आज कर्ण नहीं कंस मिलते हैं। तो कर्ण और कंस दोनों ही संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहे हैं कि आज कर्ण नहीं कंस मिलते हैं। यानी कि जो कर्ण के गुणधर्म है, कर्ण के जो गुण है कि वो महा पराक्रमी है, महावीर है, महादानी है, तो आज ऐसे लोग नहीं मिलते, आज कंस जैसे अत्याचारी लोग मिलते हैं, आज कंस जैसे अत्याचारी लोग मिलते। तो कंस जैसे प्रयोग किया गया है, ये आप सेंटेंस के आगे लिखेंगे, सेंटेंस के आगे जगह जो छूटी होगी वहां पर आप लिखेंगे जो कर्ण महादानी था, उस सेंटेंस के आगे लिखेंगे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर ये जो कर्ण शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर जो ये कर्ण शब्द है ये आपका जातिवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ पर इसका प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है, तो बस केवल इतना ही करना है, बाकी सब आपने नोट कर रखा है। इसके जस्ट अपोजिट अगला हमने यहाँ पर पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। यानी कि यहाँ पर हम जातिवाचक संज्ञा को, यानी कि जो शब्द हम एक पूरी जाति के लिए प्रयोग करते हैं, पूरे एक तरह से ग्रुप के लिए प्रयोग करते हैं, उसको हम एक सिंगल व्यक्ति के लिए, एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाती, चेंज हो जाती है। अब देखिए कैसे, यहाँ पर क्या होता है, देखिए जब जातिवाचक संज्ञा अपनी पूरी जाति का बोध ना कराकर किसी विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाती है, तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है विपक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेताजी ने भाषण दिया, विपक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेताजी ने भाषण दिया। तो यहाँ पर जो नेताजी शब्द है, नेताजी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, क्योंकि एक नेताजी का नाम नहीं लिया है, किसी एक नेताजी को यहाँ पर नहीं बताया है, और हम नेताजी कहते हैं, यानी कि सभी जितने भी राजनेता है सबके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे अगर अध्यापक शब्द का आप यूज करते हैं, तो अध्यापक शब्द कैसा है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि पूरे अध्यापक जाति, यानी कि पूरे अध्यापकों के बारे में यहाँ पर बात होती है। ठीक है, तो विपक्ष के वरिष्ठ नेताजी ने भाषण दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है, और इसका प्रयोग हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि एक सिंगल व्यक्ति के लिए करना है। तो नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो जिस तरह से अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, या बहुत सारे नारे, जब हमारा देश आजाद हो रहा था, जब हमारे देश में बहुत सारे एक तरह से आंदोलन चल रहे थे, जब हमारे देश के सभी जितने भी लोग हैं, महापुरुष हैं, राजनेता हैं, जितने भी जनता है समस्त, वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रही थी, तब बहुत सारे जो लोग हमारे आए, उन्होंने अलग अलग क्या दिए, अपने अपने नारे दिए। ठीक है, जैसे गांधी जी के अपने अलग बहुत सारे नारे हैं। ठीक है, इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस जी का एक नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और सुभाष चंद्र बोस को बुलाया जाता है नेताजी के नाम से।
तो ये जो नेताजी शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये वाला नेताजी शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक, यानी कि ये किसी सभी के लिए, ये सबने नहीं कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसी एक विशेष व्यक्ति ने कहा था। तो इसीलिए ये नेताजी शब्द जो है नेताजी ने कहा। अब आप नेताजी कहेंगे तो सीधे आपके दिमाग में कौन आएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है रिवाइज भी हो चुका है, और जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में नहीं किया होगा उन्होंने नोट डाउन भी कर लिया है। तो अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, आगे बनाते हैं। आज हम भाववाचक संज्ञाओं की रचना यहां पर हम करेंगे। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। अब देखिए भाववाचक संज्ञाओं की रचना यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। संज्ञा क्या होती है, किसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा? तो देखिए भाववाचक संज्ञाओं की रचना, अगर आप भाववाचक संज्ञाओं की रचना कर रहे हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है। तो हमने यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल अच्छे मैंने आपको बताया है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आपने नोट डाउन भी किया होगा अपनी कॉपी में। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यानी कि जैसे आप देख सकते हैं क्रोध, ये क्या है? एक दोष है या गुण है। ईमानदारी क्या है? एक गुण है। निर्धनता क्या है? एक दशा है। बचपन एक अवस्था है। इस तरह से यहाँ पर जितने भी इस प्रकार के शब्द हैं जो किसी भी व्यक्ति के गुणों को, दोषों को, दशा को, अवस्था को, स्वभाव को, स्थिति को दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। नोट डाउन किया है सभी ने ना भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना? तो देखिए अब यहाँ पर क्लियर हुआ सभी को भाववाचक संज्ञा। इसीलिए मैं घर से कहती हूँ कि आप पढ़कर आए घर से। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्थिति, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए अब हम कैसे बनाएंगे जातिवाचक संज्ञाओं से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना, यहां से नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो हेडिंग डाली है भाववाचक संज्ञा की रचना, उसके बाद लिखेंगे सबसे पहले जातिवाचक संज्ञाओं से। जैसे देव, देव शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। देव शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक। और ये क्या है? भाववाचक। जातिवाचक और उससे हमने बनाना है भाव। तो देखिए देव, देव यानी कि किसी एक देवता का नाम नहीं लिया जा रहा है, देव शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि सभी देवताओं के बारे में बात किया है, लेकिन उनमें भाव कैसा होता है? देवत्व का। इसीलिए उसका भाववाचक संज्ञा शब्द है देवत्व। अगला शब्द है दानव। दानव यानी कि किसी एक दानव का या किसी एक राक्षस का नाम यहाँ पर नहीं लिया है, कहा है सीधे दानव। लेकिन कैसे वो दानव है? उन्हें दानव हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें दानवता का भाव है, क्योंकि वो अत्याचारी हैं, वो एक तरह से दूसरों को परेशान करने वाले हैं। ठीक है, अगला शब्द है बच्चा। बच्चा शब्द भी आपका जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि किसी भी एक बच्चे का नाम यहाँ पर नहीं लिया है, ये पूरी जाति का बोध करा रहा है बच्चा।
लेकिन उसको बच्चा क्यों कहा है? क्योंकि उसकी अवस्था अभी बचपन की है, उसकी अवस्था अभी बाल्य है, बाल्य अवस्था है, इसीलिए उसको बच्चा कहा जाता है। तो उभाववाचक संज्ञा शब्द है उसका बचपन। आदमी, ठीक है, आदमी जो शब्द है कि ये एक इंसान है, ठीक है। इंसान क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर इंसानियत है, या आदमी यानी कि आदमियत है। नेता, नेता किसको कहा जाता है? देखिए, किसी को भी नेता तो नहीं कह सकते, ठीक है। नेता किसे कहते हैं? जिसमें नेतृत्व का भाव हो, यानी कि उसमें लीडरशिप का भाव है, उसमें नेतृत्व। इस तरह से हेडिंग डालेंगे आप, चिकित्सक। चिकित्सक यानी कि जो क्या करता है? डॉक्टर, डॉक्टर को कहते हैं चिकित्सक। तो लेकिन वो उसे चिकित्सक क्यों कहते हैं, उसे डॉक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर भाव है, लोगों की देखभाल करता है, लोगों को ठीक करता है। पंडित, पंडित शब्द है, उससे हम भाववाचक, उसमें क्या भाव है? पांडित्य का भाव है। राष्ट्र, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? राष्ट्रीयता। राष्ट्र में राष्ट्रीयता का भाव। बिल्कुल इसी तरह से पशु किसे कहते हैं? जिसमें पशुता का भाव होता है, यानी कि एक इंसान को पशु नहीं कहते, क्योंकि वो अपने दिमाग से चलता है, उसको पता है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर नहीं बैठना, कहाँ पर क्या चीज खानी है, क्या चीज नहीं खानी। लेकिन जानवरों को, एनिमल्स को ये नहीं पता होता है। वो आपने देखा होगा, वो रोड पे भी बैठ जाते हैं, वो गाड़ी जब चल रही होती है रोड के बीचों बीच भी वो बैठ जाते हैं, या वो पानी में भी बैठ जाते हैं, वो कीचड़ में भी बैठ जाते हैं, या वो अगर प्लास्टिक के अंदर खाना है तो वो पूरा प्लास्टिक सहित भी खा जाते हैं। तो ये क्या है? पशुता का भाव है, ठीक है, इसीलिए उसे पशु कहा जाता है। जंगल, जंगल को जंगल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें क्या है? जंगलीपन का भाव है, यानी कि वहां पर बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं, सुनसान वो है, बीहड़ वो है, और एक तरह से सन्नाटा है, वहां पर कोई आता जाता नहीं है, निर्जन है। तो इसीलिए वह उसका भाव है जंगलीपन। माता, मातृत्व। पुरुष, पौरुष। व्यापारी, व्यापार। अब आप देखेंगे यहां पर ये हमारे जितने भी शब्द हैं, ये वाले जितने भी शब्द हैं, ये सारे शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और उससे हम बना रहे हैं यहां पर भाववाचक संज्ञा। क्या बना रहे हैं? भाववाचक संज्ञा। तो हमने यहाँ पर यही बताया कि भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे की जाती है, भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कैसे की जाती है। तो क्लियर हुआ सभी को? तो केवल और केवल आप इस तरफ के जो शब्द हैं केवल अभी फिलहाल वो नोट करेंगे, ये वाला आप खुद से होमवर्क में करके लाएंगे, ठीक है। इसको आप खुद से भाववाचक संज्ञा खुद बनाएंगे और इतना केवल आप अभी नोट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला तो था यहाँ पर हमारा जातिवाचक संज्ञाओं से, अब दूसरा है हमारा सर्वनाम से। सर्वनाम शब्दों से कैसे हम जाति भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो जैसे अहंग, अहंग का जो जातिवाचक, ये आपका सर्वनाम शब्द है। ये क्या है? सर्वनाम। और ये है आपका भाववाचक, ठीक है। जैसे अहंग, अहंग का मतलब होता है मैं, लेकिन यहां पर जो अहंग शब्द है उससे हमने क्या बनाया? अहंकार। देखिए अहम, अहम यानी कि अहम का अर्थ होता है मैं, लेकिन जहां पर मैं शब्द आ जाता है वहां पर होता है अहंकार का भाव, ठीक है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। यानी कि अहम जहां पर आ जाता है वहां पर होता है अहंकार का भाव। अपना, अपनापन। खुद, खुदी। मम, ममत्व। निज, निजता। स्व, स्वत्व, ठीक है।
तो ये बहुत ही सरल सा यहाँ पर हमने आपको बताया है कि किस तरह से सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। ये भी आप केवल जो सर्वनाम शब्द है उनको आप केवल नोट करेंगे, बाकी आप खुद से लिख कर लाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारा वो है विशेषण शब्दों से किस प्रकार आप भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे। तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। बाकी आप अभी इसको नोट डाउन कीजिए और केवल आप जो सर्वनाम शब्द है उनको नोट करेंगे, बाकी उससे आप भाववाचक संज्ञा खुद से बनाकर लाएंगे। और अगर आपके पास हिंदी व्याकरण की नोटबुक है तो 10-10 जो आपके भाववाचक संज्ञा शब्द है वो आप लिख कर लाएंगे। जो भी पढ़ाया है उसे घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।